देखिए दोस्तों, बायोलॉजी का लेसन 2 चल रहा है, श्वसन का। फर्स्ट वीडियो आप लोगों को कल अपलोड कर दिया गया था, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो सेकंड वीडियो देखिएगा, पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट टॉपिक है अवायवीय श्वसन। गौर से समझिएगा, अवायवीय श्वसन कहता किसको है ना। यह श्वसन का प्रथम चरण है। यह श्वसन क्या है? प्रथम चरण है, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का विखंडन O2 मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, उसे हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। याद रखिएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होना अवायवीय श्वसन कहलाता है। क्लियर? पॉइंट डिनोट करने वाली बात है छोटू। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होना अवायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह बताइएगा एग्जामिनेशन हॉल में किसके सामने कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होना अवायवीय श्वसन कहलाएगा। यह प्रथम चरण में पूर्ण होती है। कहाँ पूर्ण होती है? प्रथम चरण में। ऑब्जेक्टिव को फॉलो करो सब। लिखेगा कि श्वसन का प्रथम चरण कहाँ पूर्ण होती है? तो अवायवीय में। यह है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या आते हैं? अवायवीय श्वसन। ध्यान रखेंगे, श्वसन का प्रथम चरण जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट ध्यान रखेंगे, वायवीय श्वसन। तो कह रहा है कि वायवीय श्वसन में श्वसन के प्रथम चरण में बना पायरुवेट पूर्ण ऑक्सीजन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है। ध्यान रखेंगे इसमें 2 पॉइंट। ऑक्सीजन के लिए कहाँ चल जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। जब माइटोकॉन्ड्रिया में चल जाए तो क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपका ग्लूकोज से विखंडन हुआ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। एक बार फिर समझेंगे छोटू। वायु ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या कहलाएगा? अवायवीय श्वसन। क्या कहलाएगा? अवायवीय श्वसन। अब ध्यान देंगे इसमें क्या, ऑक्सीजन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चल जाना। ऑक्सीजन कहाँ चल जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जब माइटोकॉन्ड्रिया में चल जाएगा तो क्या बनाएगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ध्यान रखेंगे फिर से 2 बार, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय, केवल आगे लगा देना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में है ना वायवीय। ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन। इसका डिफिनेशन हो गया दोस्तों दोनों का। अब हम लोग शॉर्ट तरीका समझेंगे, इसका अंतर समझेंगे। तो वायवीय को हम लोग ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। वायवीय क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, तो ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में अंतर देखेंगे। ऐसे बीच में से डिवाइड आप लोग भी कर लीजिएगा, फोटो खींचने का समय देंगे, चिंता मत कीजिए। तो ऑक्सी श्वसन जो है, आप लोग बहुत प्रेम से जहां जहां टिक आउट करेंगे पहले समझते रहिएगा। लिखा गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है ना? इधर पर ध्यान मत दीजिएगा, इधर ध्यान मत दीजिएगा, इस पर ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिक याद होगा। ये हम आपको बता रहे हैं कैसे, है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन, है ना। क्लियर? यह पूर्ण विखंडन होता है, यानी भोजन का क्या करता है? पूर्ण विखंडन करेगा। कोशिका और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यह अंतिम उत्पादन CO2 तथा जल होता है। वायु में क्या होता है? CO2 जल होता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर सब समझेंगे वायवीय में। क्या समझेंगे? वायवीय में यह काची की उपस्थिति में रहेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहेगा। देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दूसरा का भोज्य पदार्थ को पूर्ण रूप करेगा। भोज्य पदार्थ को क्या करना? पूर्ण विखंडित करेगा। अच्छा, उसके बाद से कोशिका और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगा। अच्छा, आपको CO2 और जल इसमें होता है ना, और अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। आपसे एक सवाल पूछा था कि कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय है कि अवायवीय है? तो याद रखिएगा वायवीय है। क्यों? कहेंगे देखिए, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया किस में आता है? वायवीय श्वसन में आता है। यहाँ तक कंप्लीट। एक बार फिर से, है ना, वायवीय के लिए क्या बोलेगा? यहाँ पर समझिए क्या बोलेगा वायवीय के लिए। पहले का नंबर में ऑप्शन में बोलेगी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहता है। ठीक है, इसमें भोज्य पदार्थ क्या होता है सर? पूर्ण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहता है, भोज्य पदार्थ की उपस्थिति में रहता है। यहाँ तक कंप्लीट। अच्छा, थर्ड लाइन में क्या बोलना है भाई मेरे? तो
तो यह CO2 आता था जल की उपस्थिति में रहता है, यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद से आपको थर्ड नंबर में कि अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, यहाँ तक कंप्लीट। फिर से देखिएगा, पहले का नाम बोलिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ उत्पन्न करती है, CO2 जल, ये सब कहाँ होता है, वायवीय शोषण में। IC का जस्ट ऑपोजिट देखिए, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहता है, पलट दीजिए, यह अनुपस्थिति में रहता है। इसमें लिखा भोज्य पदार्थ पूर्ण विखंडित होता है, उधर नहीं होता है। देखिए, भोज्य पदार्थ का अपूर्ण विखंडन होता है ना। इसमें कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया संपन्न होती है, केवल इसमें होती है कोशिका द्रव्य होती है, यहाँ तक कंप्लीट। अब यहाँ पर CO2 तथा जल है, तो यहाँ ओनली फॉर CO2 करेगा तथा इथेनॉल करेगा। इथेनॉल एक प्रकार का आपको टॉनिक के दवाई वगैरह में मिलाया जाता है। अब आएंगे कि यह ऊर्जा को क्या करता है, उत्पन्न करता है, यह ऊर्जा को कम करता है। देखिए, कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। अब यहाँ तक तो समझ गए। एक बार फिर से समझा दूं आप लोग को कि वायवीय में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ, थर्ड नंबर आपका होगा क्या, CO2 जल और कोशिका और माइटोकॉन्ड्रिया। IC का ऊपर उल्टा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है ना, यह भोज्य पदार्थ को अपूर्ण विखंडन करेगा, कोशिका द्रव्य में संपन्न होगा, CO2 और इथेनॉल बनाएगा, कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करेगा। यहाँ तक हो गया। अच्छा, बहुत लड़का या लड़की को मन में खटक रहा होगा क्या कि भाई मेरे कि पाइरूवेट क्या है। ध्यान रखेंगे छोटू, पाइरूवेट के बारे में समझेंगे कि पाइरूवेट है क्या। ठीक है, देखिए पाइरूवेट है क्या। तो पाइरूवेट का आसान तरीका जानिएगा कि पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है ना, ये तो पहले किण्वन का डिफरेंस जान जाएंगे कि पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और CO2 में परिवर्तित होती है। CO2 में क्या होती है सर, परिवर्तित होती है। अभी तो बताए इथेनॉल, यानी कि आप लोग को टॉनिक वगैरह में, है ना, खांसी वगैरह के दवा में मिलाया जाता है। तो किण्वन को कैसे याद रखिएगा, इथेनॉल और CO2 की परिवर्तित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, किण्वन। अभी भी नहीं समझे तो ध्यान रखिएगा, किण्वन कहाँ होता है तो सर ईस्ट में होता है। कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। किण्वन कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। जलेबी खाए होंगे, जलेबी तो गरम गरम जलेबी खाइएगा, उसको घोटिएगा मत, जीभ पर रख लीजिएगा, जलेबी खट्टा लगता है ना। क्लियर हो गया। तो खट्टा लगने का मतलब वो क्या है, उसमें क्या है, ईस्ट की मात्रा है। रसगुल्ला उल्ला बनता है तो ईस्ट की मात्रा दिया जाता है, तभी तो गेंदा जैसा फूल जाता है, उसी को क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। अब पाइरूवेट आसान तरीका से समझेंगे पाइरूवेट है क्या, तो ध्यान से हुआ, है ना, ध्यान से। पाइरूवेट आपका हो गया ग्लूकोज आएगा, पाइरूवेट में क्या आएगा, ग्लूकोज आएगा। ठीक है, इसमें आपको आएगा CO2 आएगा, है ना, फिर इसमें जल आएगा। ये सब आप लोग का पाइरूवेट में आएगा, ग्लूकोज, CO2 जल, ये सब इत्यादि चीज आती है, ये सब पाइरूवेट है। अब तो समझ गए होंगे आम भाषा में, ग्लूकोज हो गया, CO2 हो गया, जल हो गया, ये सब क्या है, पाइरूवेट है। एनी डाउट ऑफ, यह ऊर्जा उत्पन्न करती है। साफ भाषा में कहिएगा पाइरूवेट है क्या, तो कहिएगा ऊर्जा उत्पन्न करने को हम पाइरूवेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार चलेंगे। अब वायवीय श्वसन में दो बात याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, क्लियर काम। अच्छा, ये भी प्रथम चरण पूर्ण होता है, ये भी प्रथम चरण में होता है। तो बाकी कब, जब ऑक्सीजन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है तब ऑक्सीजन ग्लूकोज का विखंडन करते थे, वायवीय श्वसन हो गया। अब वायवीय श्वसन के लिए क्या क्या आपको बताया है कि पहला नंबर ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहेगा, है ना। यहाँ पर देखिए भोज्य पदार्थ को पूर्ण करेगा, फिर आपको CO2 जल और कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया, इसी को भैया मेरे उल्टा कर दीजिएगा। अब तो समझ गए। किण्वन कैसे याद रखिएगा, इथेनॉल और CO2 में परिवर्तित होना किण्वन कहलाता है। अब पाइरूवेट कोई सर बात पूछेगा घर का लोग भी, तो बता दीजिएगा कि पाइरूवेट क्या है, ग्लूकोज है और ऊर्जा है। ठीक है, यानी डाउट किसी को, है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का है ना। आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे और जाइएगा मत, बहुत इंटरेस्ट गेम है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, बस आपको रेलवे और आप लोग को, है ना, SSC में पूछता है। तो देखिए, प्रवास का स्पेलिंग होता है इंस्पिरेशन। ठीक है, मेरे कोचिंग का ही नाम दे दिया है। प्रवास का होता है इंस्पिरेशन। ये कहता है कि प्रवास, है ना, प्रश्वास कहता है, इसको हिंदी में कहते हैं निश्वसन। एक और नाम जानते हैं, निश्वसन। कहता है कि शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में रक्त कोशिकाओं तक जाता है, तो उसे प्रश्वास कहते हैं। यानी कि शुद्ध ऑक्सीजन को पूरे कोशिकाओं तक ले जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्वास कहते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन को पूरे हमारे कोशिकाओं तक ले जाना ही क्या कहलाता है, प्रश्वास कहलाता है। कोई दिक्कत? अब आएंगे। अब कुछ श्वास कर रहे थे एक्सपिरेशन, है ना। ये कह रहा है क्या, रक्त से फेफड़े में CO2 की बची हवा के साथ नासिका से बाहर
निकल जाता है उसे प्रश्वास कहते हैं। तो भैया मेरे ध्यान रखेंगे, दोनों बात को ध्यान रखेंगे। शुद्ध ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाना प्रश्वास कहेगा। अच्छा आप और रक्त से फेफड़े द्वारा CO2 को बाहर निकालना क्या कहलाएगा? उच्छ्वास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उच्छ्वास। ठीक है, शुद्ध ऑक्सीजन को लेना, भोजपुरी में समझ लीजिए क्या, शुद्ध ऑक्सीजन को लेना प्रवास कहलाएगा और CO2 को निकाल देना क्या कहलाएगा? उच्छ्वास कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, दिक्कत ना होना है। तो अब आइए श्वासोच्छ्वास क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास ये बहुत इजी है। तो हिंदी में लिखा है क्या कि प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाता है। प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाता है। यह डिफिनेशन हो गया। किसी को श्वासोच्छ्वास का कैसे डिफिनेशन बनाइएगा तो बताते हैं दोस्तों आप लोग को। क्या है ना, शुद्ध ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। श्वसन नहीं, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब श्वासोच्छ्वास का बहुत बेटर देखिएगा कि आप लोग का एयरफोर्स नेवी में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से कि सांस अंदर क्यों लेना, बहुत प्रेम से सीखिएगा। नाइट्रोजन 78% लेते हैं, है ना, जितना वायु में होता है जितना, ऑक्सीजन को 21% और कार्बन डाइऑक्साइड को 0.3%। हाँ याद रखिएगा ना, सांस जब अंदर की ओर जाता है तो कितने नाइट्रोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं? 78%। ऑक्सीजन कितना है सर? 21% और CO2 कितना है? 0.03%। यहाँ तक कोई डाउट? आधा उसी तरह उधर भी केवल 4% का हेर फेर है। ठीक है, इधर भी नाइट्रोजन 78%, इधर भी आपको नाइट्रोजन 78%। तो जैसे सांस अंदर लेंगे 78% और छोड़ेंगे तो 78%। कोई दिक्कत? अब आइए, ऑक्सीजन यहाँ 21% और 4 का हेरफेर कर दीजिए तो यहाँ 17 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना होगा? 17। यहाँ 21 है तो यहाँ 17 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आइए, CO2 यहाँ 0.03 है तो यहाँ ओनली फॉर 4 है, खाली 4% का हेरफेर करना है छोटू। अब आइए, सांस को जब अंदर लेंगे नाइट्रोजन 78, ठीक है, 78 होगा, ऑक्सीजन 21 होगा, 78 21 होगा और CO2 0.03%। कोई दिक्कत? बाहर निकालेंगे वही क्रिया, 78% नाइट्रोजन को बाहर निकालेंगे, 17% याद रखिए, 4% का हेरफेर, 17% का क्या करेंगे हम लोग? नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे, देखिए ठीक है, और CO2 4% बाहर निकलता है। यहाँ तो क्या गया? तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं छोटू? हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। कोई दिक्कत? अब आइए, लिखा लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द क्यों होता है? तो हमसे अगर जानिएगा तो सबसे शॉर्ट तरीका में इसी को बताने के लिए कि पाइरुवेट की कमी के चलते, यानी लैक्टिक अम्ल के चलते। क्या होती है छोटू? लैक्टिक अम्ल के चलते। यहाँ पर लिखे भी है कि लिखा है कि लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द होता है। काहे होता है? तो क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में, अगर जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो देह में दर्द, ठीक है ना, पैर में दर्द, ठीक है, इसीलिए बुढ़निया को ठेहुना में दर्द होता है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए तो किसके आवाज? ऑक्सीजन के अभाव में पेशियों में पाइरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अब पाइरुवेट हम बताइए दिए हैं, तो पाइरुवेट आपका प्रकार का क्या है सर? ऊर्जा है। क्या है सर? ऊर्जा है। ऊर्जा से आपको इसमें आप लोग जल ले लीजिए, है ना, ग्लूकोज ले लीजिए, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है सर, यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। पाइरुवेट कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा? ऊर्जा, जल, ग्लूकोज, ये सब आपका पाइरुवेट है। तो याद रखिएगा, देह में दर्द क्यों होता है? ऑक्सीजन के अभाव के कारण। तो टैबलेट खाते हो, टैबलेट नहीं खाना, ठीक है। ऑक्सीजन के अभाव में, है ना, देह दर्द करता है। अरे क्या उसमें कमी आ जाता है? ऊर्जा, जल और CO2। हुमाच की पीजिए ना, पानी उनी पीजिए, आपका सही हो जाएगा। तो लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द क्यों होता है? तो लिख दिए क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पाइरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। पाइरुवेट से क्या होता है सर? लैक्टिक अम्ल का, लैक्टिक बोलिएगा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। उससे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कि लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, इसीलिए हमारे पेशियों में दर्द होता है या ऐंठन महसूस होता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया सर दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो आप लोग का पूरा पूरी टॉपिक
आपका समाप्त हो गया। और वीडियो को शेयर करते रहे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद। आपका टॉपिक पूरा समाप्त हो गया।